हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में। आज हम इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है टीएलएम का पूरा नाम है। तो दोस्तों, टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? दोस्तों, यह आपका आएगा ज्ञान प्राप्त करने वाली शिक्षण सूत्र के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प आ सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न 4 की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे प्रश्न 4 में पूछा गया है गतिविधियों के प्रकार हैं। तो दोस्तों, गतिविधियों के प्रकार यहाँ पर ये आपके तीनों हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी आपका विकल्प दा सही है। गतिविधि के प्रकार ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, ये तीनों ही गतिविधि के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 5 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न 5 में आपसे पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है। तो यहाँ आपका जो उत्तर सही होगा वह होगा विकल्प आ, भाषा एवं गणित के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है मुख्य रूप से कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए उपयोगी होता है। विकल्प आपका अ सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है डाल्टन पद्धति के जन्मदाता। तो दोस्तों, डाल्टन पद्धति के जो जन्मदाता हैं वह आपके हैं पार्कहर्ट्ज़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 में यहाँ आपसे पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। आपका विकल्प आ है स्वयं करके सीखने पर बल देना, वाह है अधिगम प्रभावी बनाना, विकल्प सा है शारीरिक दंड को हटाना। तो दोस्तों, ये तीनों ही बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य हैं, अतएव आपका विकल्प दा सही है ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 में आपसे पूछा गया है अधिगम है। तो दोस्तों, अधिगम आपकी सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 में आपसे पूछा गया है शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर जो शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं वह शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर राइट साइड में आपको एक त्रिभुज बना दिख रहा होगा जिसमें आपको शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया अच्छे से समझाई गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 में आपसे कथन पूछा गया है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों, यह शिक्षण सूत्र की परिभाषा का भी कथन है और ये आपका दिया है रेमंड का है कथन। ये किसका है? रेमंड का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है शिक्षण सूत्र हैं। विकल्प आ है सरल से कठिन की ओर, विकल्प बा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विकल्प सा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विकल्प दा है ये सभी। तो दोस्तों, ये सभी ही आपके शिक्षण सूत्र हैं और यहाँ आपका जो उत्तर होगा वह विकल्प दा सही होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ आपको स्क्रीन पर शिक्षण सूत्र जो बाकी बचे हुए हैं वो भी दिख रहे होंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 13 में आपसे पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ है। ऑप्शन आ है आपका छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है और आखिरी ऑप्शन आपका है सा कठिनाइयों का निराकरण होता है। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण से लाभ हैं, यानी आपका जो विकल्प दा है वह सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों में करके सीखना भी आता है, प्रेरणा का सिद्धांत भी आता है और रुचि का सिद्धांत भी आता है। अतएव आपका जो आंसर सही होगा वह होगा विकल्प दा ये सभी। और बाकी बचे हुए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है शिक्षण प्रविधियाँ हैं। तो दोस्तों शिक्षण प्रविधियाँ प्रश्नोत्तर प्रविधि भी होती है, विवरण प्रविधि भी होती है और वर्णन भी होती है, और बाकी बची हुई आपकी स्क्रीन पर मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये सारी शिक्षण प्रविधियाँ होती है। दोस्तों आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वह होगा विकल्प द, ये सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आपसे 16वें प्रश्न में पूछा गया है शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं। तो दोस्तों शिक्षण की नवीन विधियों में बाल केंद्रित शिक्षण भी आता है, गतिविधि आधारित शिक्षण भी आता है। अतएव आपका आंसर सा होगा, जो कि आ और बात दोनों को दर्शा रहा है यहाँ पर। चलिए दोस्तों आपको शिक्षण की नवीन प्रविधियाँ पूरी बता देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो आ रही है जिसमें शिक्षण की नवीन प्रविधियाँ लिखी हुई हैं। आप इनको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17 की तरफ। तो दोस्तों हमारे प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है पावलोव ने अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों पावलोव ने अपने सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वह कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 18, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को जानकारी देते हैं या कोई सूचना देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, और दूसरा व्यक्ति अगर उसको समझ जाता है, यानी आपकी बातों को दूसरा व्यक्ति समझ रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन, और जिसका दूसरा नाम है संप्रेषण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो भी समझ में आ रहा होगा, ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 19। इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो उत्तर सही होगा विकल्प द सही होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 20। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका उत्तर सही होगा वह होगा बर्टन। यह कथन बर्टन का है। शिक्षण अधिगम के विषय में इन्होंने अपना ये कथन दिया है। और दोस्तों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होते हैं, आपको याद रखने होते हैं कौन सा कथन किसने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 21 की तरफ। प्रश्न 21 में हमसे पूछा जा रहा है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। यह कथन किसका होगा? तो दोस्तों आपका यहाँ पे उत्तर है रायवर्न। यह कथन रायवर्न का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 में आपसे देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। तो यहाँ आपका उत्तर है गेज। ये कथन गेज का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा जा रहा है किसका कथन है यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका कथन दिया गया है ये आपका शिक्षण से संबंधित कथन है जो कि डॉक्टर मैकिन्टियर और वाइट का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 की तरफ। अगला प्रश्न 24 है हमारा यहाँ पर किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक ले जाने वाली संक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी शिक्षण अधिगम से ये संबंधित कथन है जो कि आपका विंग्स का है। किसका है? विंग्स का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 जो कि देखिए दोस्तों बीटीसी 2017 में पूछा भी गया है। इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कभी भी कल्पना शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका और पूछा जाता है कि कल्पना शक्ति को कैसे विकसित कर सकते हैं, तो आपको लिखना है कहानी द्वारा। किसके द्वारा? कहानी। क्योंकि कहानी ही यानी स्टोरी ही वो एक चीज़ होती है जिसमें बच्चे इमेजिनेशन करते हैं, सोच सोच के कहानी के पात्रों को अपने दिमाग में गढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 की तरफ। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा जा रहा है पर्यटन के प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको विकल्प दिए गए हैं उन्हें देखकर आपको प्रतीत होता है कि ये पर्यटन के सारे प्रकार सही हैं। यही होते हैं पर्यटन के प्रकार, यानी आपका जो विकल्प द है वह सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं। तो दोस्तों छोटे बच्चों के लिए आपकी जो खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं वह किंडरगार्टन भी है, आपकी डाल्टन पद्धति भी है और मॉन्टेसरी भी है। यानी यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा ऑप्शन द, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 28 जिसमें पूछा गया है वाद विवाद प्रविधि के खोज करता है। तो दोस्तों वाद विवाद प्रविधि के खोज करता विकल्प आ हैरी ए ओवर स्ट्रीट हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न 29 में आपसे पूछा जा रहा है थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम।
थॉर्नडाइक ने ये 3 प्रमुख नियम दिए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम भी हैं जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न 30 की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 30 में हमसे पूछा जा रहा है थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम अभी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों है, यानी आपका विकल्प द सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपका है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इसको हम प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रयास और भूल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसी को प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत यानी इस सिद्धांत में, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में जो अपना प्रयोग किया था वह बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन तरीके बदल बदल के आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आपका विकल्प बा सही है, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 34 की तरफ। 34वें प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है गतिविधि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों गतिविधि के प्रकार आपसे पूछे गए हैं। तो गतिविधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से वह 3 प्रकार हैं अगले प्रश्न में आपको दिख जाएंगे। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं शारीरिक, मानसिक और शारीरिक व मानसिक, ये तीनों ही हैं, यानी आपका विकल्प द सही है। और दोस्तों यही गतिविधि के प्रकार भी हैं। कौन कौन से गतिविधि के प्रकार हैं? शारीरिक, मानसिक और शारीरिक व मानसिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 36 की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भाषा की दक्षताएं हैं। तो भाषा की दक्षताएं आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए दोस्तों आप एक शब्द याद रखिए, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, सुबोपली, ये आपकी भाषा की दक्षताएं हैं। ये मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ यहाँ पे लिखी हैं। सु मतलब सुनना, ठीक है दोस्तों, बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। यानी आपकी देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों ही विकल्प आपकी भाषा की दक्षताओं से संबंधित हैं, यानी आपका उत्तर दा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा जा रहा है सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों सहगामी शिक्षण को ही हम सहभागी शिक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभागी शिक्षण। ये भी आपको याद रखना है ताकि अगर ये लिखा आ जाए तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों सहभागी या सहगामी शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वह शिक्षण तथा छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, ये दोनों ही विकल्प सही है। सा विकल्प देखते हैं स्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये भी सही है, यानी आपका जो विकल्प दा है वह सही होगा, यानी कि ये तीनों ही सहगामी शिक्षण के उद्देश्य होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है उत्तम TLM की विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों उत्तम TLM की विशेषताएं आपकी बिना लागत वाली TLM, कम लागत वाली TLM और बच्चों को हानिकारक नहीं हो ऐसी TLM, ये आपकी तीनों ही विशेषताएं यहाँ पर सही बताई गई हैं। तो आपका विकल्प दा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 39 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है सीखने में सहज संबंध को बताया है। तो दोस्तों सीखने में सहज संबंध ये सिद्धांत एक दिया गया था आपका पावलोव के द्वारा। ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था और इन्होंने ही इस संबंध को बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 40 की तरफ। अगले प्रश्न 40 में आपसे पूछा गया है वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों वर्तमान शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो आपका बालक होता है। बालक को ध्यान में रखकर ही हमें शिक्षा प्रदान की जाती है। उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों, सारी चीज़ों को हम शिक्षण करते समय ध्यान में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 41 की तरफ। यहाँ आपका प्रश्न 41 पूछा जा रहा है आपसे कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। तो दोस्तों देखिए छात्रों से जो उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं वह आपके शिक्षण कौशल भी होते हैं, शिक्षण सूत्र भी होते हैं और शिक्षण प्रविधियाँ भी होती हैं। यानी यहाँ आपका जो उत्तर होगा वह होगा विकल्प दा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 की तरफ। अगले प्रश्न 42 में हमसे पूछा जा रहा है बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है। तो देखिए दोस्तों बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक हमारे देश में महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ये आपको एकदम याद रखना है। अगले प्रश्न 43 में हमसे पूछा जा रहा है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन मैं पीछे आपको इसका उत्तर बता चुका हूँ। यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वह होगा टी रेमंड। क्या उत्तर होगा हमारा? टी रेमंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 की तरफ। प्रश्न 44 में आपसे पूछा गया है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित हेतु है। तो दोस्तों ये जो आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये आपका विकल्प आ सही होगा। और दोस्तों आपको ये याद रखना है ये आपके अनुच्छेद 21A में दिया गया है। संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? 21A में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 45 की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है
किसी देश की आधारशिला होती है, उस देश की क्या होती है? प्राथमिक शिक्षा। अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, क्योंकि हम एक छोटे से बालक को ही अगर सद्गुण प्रदान करेंगे तो वह बड़ा होकर देश के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 46 की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमसे कह रहा है, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का जो प्रभावी प्रयोग होता है वो आपका इतिहास के विषय में होता है। इसमें आपको पहले एक संपूर्ण, आप समझिए ऐसे कि आपने अकबर के पूरे साम्राज्य को पढ़ा, फिर उसमें छोटी छोटी चीज़ें, यानी उसको पहले पूरा एनालाइज करते हैं हम, विश्लेषण पूरा करते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले। उसके बाद उसमें हम सिंथेसिस यानी उसके छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ते हैं। हमने पहले अकबर के पूरे साम्राज्य को पढ़ा, उसके बाद उसके अंतर्गत अकबर ने क्या क्या सुधार किए या क्या क्या कमियां रह गई या अकबर की शासन प्रणाली कैसी थी, इन सारी चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में पढ़ा और इन सबको फिर एक साथ जोड़ के पूरा इसका निष्कर्ष निकाला। यही आपका होता है विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है आपका, ये रस्क का है। किसका कथन है? रस्क का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी तीनों चीज़ें लिखी हैं, क्विज, वाद विवाद और अंत्याक्षरी, ये आपकी समूह चर्चा प्रविधि के एक रूप होते हैं, क्योंकि इनमें बच्चों को समूह में बिठाकर एक चर्चा के माध्यम से अप्लाई किया जाता है, इन चीज़ों को खिलवाया जाता है, इन खेलों को। और दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी होते हैं बच्चों की ज्ञानवर्धन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49 की तरफ। प्रश्न 49 में आपसे पूछा गया है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के, यहाँ देखेंगे हम प्रस्तावना कौशल का संबंध, जो खाली जगह है यहाँ हम क्या भरेंगे? पूर्व ज्ञान से होता है। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 50 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, वर्णन प्रविधि आधारित है। देखिए दोस्तों, वर्णन प्रविधि जो होती है वो आपकी पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर दोनों ही प्रकार पर आधारित होती है, यानी आपका विकल्प सा सही है, आ और बा दोनों। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 51 को, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कोहलर, उन्होंने सिद्धांत दिया था सूझ का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि सूझ एक ऐसी चीज़ है, इंसाइट एक ऐसी चीज़ है जो अचानक ही हमारे दिमाग में आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे जो उत्तर होगा वह सूझ का सिद्धांत सही होगा। और चीज़ हम देख लेते हैं, कोहलर ने अपना प्रयोग जो था वह किया था बनमानुस पे। कोहलर ने बनमानुस पे प्रयोग किया था और इस बनमानुस का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बनमानुस का नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ 52वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सूचना हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? जनश्रुति, यानी लोगों के माध्यम से तो सूचना प्राप्त होती है, दंत कथाओं से भी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अफवाह से भी प्राप्त होती है। लेकिन कंप्यूटर के हार्डवेयर से कोई आपको सूचना प्राप्त होती है क्या? कंप्यूटर के हार्डवेयर से, यानी सीपीयू आपको कोई सूचना दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। स्पीकर आपको कोई सूचना दे रहा है, जब तक उसमें कोई चीज़ प्ले नहीं होगी कोई सूचना नहीं हमें ऐसे मिल सकती है। वो तो एक सिस्टम होता है मात्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका विकल्प दा सही है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से हमें सूचना नहीं प्राप्त होती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53 को। प्रश्न संख्या 53 में हमसे पूछा जा रहा है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक होता है, कथात्मक भी होता है, कौशलात्मक भी होता है। आपका विकल्प सा यहाँ पर है, प्रचारात्मक। शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि हम प्रचार करें, अपनी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका हम प्रचार करें, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। शिक्षण का उद्देश्य कतई नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 54 की तरफ। प्रश्न 54 में हमसे पूछा जा रहा है, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया था। तो दोस्तों, हम इस प्रश्न को अलग तरीके से पीछे पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक जी ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे जो उत्तर सही होगा थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगले प्रश्न 55 को देखेंगे। यहाँ हमसे पूछा गया है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह प्रश्न आपका बीटीसी 2015 में आया था। तो दोस्तों, ये आपका करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 में हमसे पूछा जा रहा है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। तो देखिए दोस्तों, प्रभावशाली संप्रेषण जब तक नहीं होगा जब तक उसमें 2 लोग भागीदार ना हो। और स्कूल में प्रमुख रूप से 2 भागीदार कौन लोग होते हैं जो प्रभावशाली संप्रेषण को बढ़ावा दे सकते हैं? वह आपके होते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी। इन्हीं 2 लोगों में प्रभावशाली संप्रेषण होता है। अगर शिक्षक कुछ कहे तो शिक्षार्थियों को वो बातें समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ।
जिसमें हमसे पूछा गया है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसके केंद्र बिंदु की संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षा को क्या माना गया है, त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी इसके केंद्र बिंदु कितने होंगे, 3। ऑप्शन आपका 7 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। पहले हम विकल्प पढ़ेंगे। अ विकल्प है आपका शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। ब विकल्प है सुचारू रूप से शिक्षण, ये भी सही बात है। सा विकल्प है पथ प्रदर्शन में सहायक, तो ये भी सही बात है। यहाँ आपका जो विकल्प सही होगा वह दा होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। प्रश्न संख्या 59 में आपसे पूछा गया है बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन है। तो दोस्तों यह जो कथन आपका है यह रूसो का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में देखिए पूछा भी जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है, तो ये आप याद कर लीजिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है प्रश्न संख्या 60, जिसमें हमसे पूछा गया है शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह किसी न किसी प्रकार से ज्ञान प्रदान करके बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर होगा, विकल्प बा सही होगा, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 61, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये कथन आपका जो है, देखिए दोस्तों, पुनर्वलन से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो उनमें अधिकतर जो आपका उत्तर मिलता है वह यही मिलता है, डॉक्टर BF स्किनर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 62 की तरफ। प्रश्न संख्या 62 में आपसे पूछा गया है कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, देखिए दोस्तों यहाँ विकल्प देखेंगे और विकल्प में ऐसे कौन सा उत्तर यहाँ पे सटीक बैठ रहा है वो चेक करेंगे। तो विकल्प बा आप देखते हैं प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों तभी कक्षा शिक्षण अच्छा होता है, यही विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 63 की तरफ। अगला प्रश्न 63 हमसे पूछ रहा है शिक्षा को सीखने में संगठित रूप में सर्वोत्तम प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, यह कथन किसका है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर सही होगा वह आपका होगा रायवर्न, यह कथन है हमारे रायवर्न मनोवैज्ञानिक जी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 64 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षण की गति हमेशा ही छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होनी चाहिए। छात्र किस प्रकार से, किस गति से आपके शिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं, इस गति पर ही शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 65 की तरफ। प्रश्न संख्या 65 में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियां हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कदम ताल और हाथ ऊपर नीचे करना तो आपकी शारीरिक गतिविधियां हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में आपको दाएं बाएं मुड़ने भी जोड़ दिया गया है, तो इससे ये मानसिक गति भी होती है। देखिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें आप सुनकर यानी दाएं और बाएं मुड़ रहे हैं। यहाँ आपको दिमाग भी चलाना है कि दाएं हमें मुड़ने के लिए बोला गया है तो हम किस तरह मुड़ेंगे और बाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो हम किस तरह मुड़ेंगे। यहाँ आपका जो विकल्प सही होगा वह सा विकल्प सही होगा, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां हैं ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 66 में आपसे पूछा जा रहा है छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है। तो हम पीछे एक बार इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए प्रस्तावना कौशल बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 67 की तरफ। प्रश्न 67 में आपसे पूछा जा रहा है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का एक जो प्रमुख घटक होता है वह आपका होता है उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, एक सही क्रम में प्रश्नों को पूछा जाना, इसी से हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 68 की तरफ। प्रश्न 68 में आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। तो यहाँ जो विकल्प आपका सही है वह है उपरोक्त सभी, क्योंकि दबे समिति ने भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन तीनों ही विषय में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है गणित किट का उपकरण है। तो देखिए दोस्तों, गणित किट का जो उपकरण होता है वह डोमिनोज होता है। और डोमिनोज क्या होता है ये आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये एक चित्र है डोमिनोज का। ये डोमिनोज एक प्रकार का खेल होता है जो बच्चों को गणित सिखाने में सहायक होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न 70 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर सही होगा शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं समाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 71 की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 71 हमसे पूछा जा रहा है वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर सही होगा यह जो कथन है यह कॉल्विन का कथन है। किसका है? कॉल्विन का। विकल्प बा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 72 की तरफ। अगला प्रश्न 72 हमसे पूछ रहा है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो दोस्तों, कक्षा का वातावरण संप्रेषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 73 की तरफ।
प्रश्न संख्या 73 में हमसे पूछा जा रहा है वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों को विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। ये तीनों ही चीजें आपकी वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। यहाँ आपका जो विकल्प होगा वह दा सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो देखिए दोस्तों, क्रियाशीलता का सिद्धांत जो होता है वो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत होता है। इस पर बहुत सारे नियम और प्रविधियां आधारित होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका जो उत्तर होगा विकल्प आ सही होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर सही होगा वह होगा पूर्ण से अंश की ओर। यही आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 76 की तरफ। प्रश्न 76 में हमसे पूछा जा रहा है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो अभी अभी हमने इसका उत्तर पढ़ा है और वह है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 77 यानी 77 की तरफ। प्रश्न 77 में हमसे पूछा जा रहा है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम तर्कात्मक क्रम में शिक्षण कराते हैं तो हमारा जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो एकदम स्थायी और ठोस होती है। ये प्रश्न 2016 में आया है, आप देख लीजिए, इसको याद रखना है। आगे देखिए बढ़ते हैं और 78वें प्रश्न को देखते हैं। सुकराती विधि कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है इसकी खोज सुकरात जी ने की थी, इसलिए इसको सुकराती विधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 79 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न 79 में आपसे पूछा जा रहा है संप्रेषण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ कौन सा सही होगा। विकल्प आपका सा सही होगा, यानी भाषण देना, संप्रेषण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 80 की तरफ। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्रियात्मक शिक्षण विधि है। तो देखिए दोस्तों, आपका विकल्प बा सही है। छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, यही क्रियात्मक शिक्षण होता है, यानी करके सीखना, स्वयं करके सीखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 81 की तरफ। प्रश्न 81 में हमसे पूछा जा रहा है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन का ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि होती है। तो देखिए दोस्तों, यह आपकी विवरण प्रविधि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 82 की तरफ। अगले प्रश्न 82 में हमसे पूछा जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है दोस्तों, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसने कहा है। तो आपका यहाँ विकल्प बात सही है, यह नन ने कहा है, टीपी नन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य आपका होता है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 85 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका शिक्षण का सामान्य सिद्धांत ये परिणाम का सिद्धांत नहीं होता है, बाकी तीनों आपके विकल्प शिक्षण के सिद्धांत ही हैं। प्रश्न 86 में हमसे पूछा जा रहा है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं या नियमों से नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बात कही है ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर जी ने कही है। किसने कही है? हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 87 की तरफ। प्रश्न 87 में हमसे पूछा जा रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी आपकी विज्ञान शिक्षण में होती है। कौन सी शिक्षण में? विज्ञान शिक्षण में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में आपकी जो सबसे सहायक प्रविधि होती है वह होती है पर्यटन प्रविधि। कौन सी होती है? पर्यटन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए आपका यहाँ पर जो शिक्षण कौशल प्रयोग में लाया जाता है वह होता है प्रस्तावना कौशल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 90 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशा बोध को प्रोत्साहन करता है। तो यह कथन आपका है रायवर्धन जी का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 91 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां जो थी वह थी शिक्षक केंद्रित। ठीक है दोस्तों, शिक्षक केंद्रित थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो यहाँ पर हमें जो मुख्य रूप से जो ध्यान रखना चाहिए वह रखना चाहिए बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। विकल्प सा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। प्रश्न संख्या 93 में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण को सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम आपका शिक्षण विधियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 94 की तरफ। प्रश्न संख्या 94 में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती हैं दोस्तों? शिक्षण सूत्रों पर। ठीक है दोस्तों, किस पर आधारित होती है? शिक्षण सूत्रों पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 95 को देखेंगे। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो देखिए दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता आपके फ्रोवेल जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये तो आपका होता ही नहीं है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये भी नहीं होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर दोस्तों ये होता है, और अंश से पूर्ण की ओर ये नहीं होता है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
97 की तरफ। प्रश्न संख्या 97 में आपसे पूछा जा रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण जो होता है वह उपयुक्त सभी, यहाँ पे विकल्प सही है। सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में सहायक, यानी विकल्प आपका यहाँ पर जो सही है वह है दा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 98 की तरफ। प्रश्न संख्या 98 में हमसे पूछा जा रहा है पर्यटन सर्वाधिक सहायक होता है। तो देखिए दोस्तों, पर्यटन जो सर्वाधिक सहायक होता है वो आपका भूगोल शिक्षण में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 99 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। तो देखिए दोस्तों, खेल पर आधारित जो शिक्षण विधि है वो आपकी किंडरगार्टन विधि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 100 की तरफ। प्रश्न 100 में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण का सूत्र यहाँ पर बाकी आप देखेंगे तो ये सारे शिक्षण के सूत्र हैं और ये आपका एक सिद्धांत है, तो यानी आपका विकल्प दा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, यह आपका जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 102 की तरफ। प्रश्न संख्या 102 में आपसे पूछा जा रहा है सहयोग की भावना का विकास संबंध है। यह आपका जो संबंध है समूह कार्य से है। ठीक है दोस्तों, सहयोग की भावना का विकास समूह कार्य से ही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको प्रश्न बता चुका हूं, इसमें आपका विकल्प आ सही है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 104। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो आपका 3-4 बार पूछा जा चुका है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे मैं बता चुका था, रेमंड सही है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हमारे ये प्रश्न पूरे हुए और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ दोस्तों, आपको ये सारे प्रश्न बार बार प्रैक्टिस करके याद रखने हैं। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।